क्या कहता है आपका शैतान दिमाग? ये तो यार खतरनाक तरीके से तहस नहस हो रहा होगा। कौन? ये खतरनाक तरीके से कैसे तहस नहस हो रहा होगा देख लो। ये बना रहा होगा Li2O NO2 O2, ये बना रहा होगा। तो जो ट्रेंड स्टेबिलिटी का मिल रहा है वैसा ही ट्रेंड यहां पर सोलिबिलिटी का भी मिलेगा। नोट कर लो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। कार्बोनेट में भी ऐसा ही हुआ, बाइकार्बोनेट में भी ऐसा ही हुआ, और अब सल्फेट में भी हम सेम कहानी देख रहे हैं। लिथियम का होता है शरारती बिहेवियर, शरारती होता है लिथियम, बाकी मेंबर से कुछ अलग प्रकार से बिहेव कर रहा होगा लिथियम। तो देखिए, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, एल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विद एयर टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स। देखिए ऑक्साइड्स की क्या क्या वेराइटी मिल सकती है। O2 2-, ठीक है ना, O2 2- पेरोक्साइड मिल सकता है। O2- सुपर ऑक्साइड मिल सकता है। इसके अलावा O2- ऑक्साइड भी मिल सकता है। ये जो वैरायटी है ये हमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के साथ मिल रही होगी। इसे ऑक्साइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं। और ये क्या है? ये पेरोक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। ऑक्साइड, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक शानदार क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। याद है आपको? एमओटी याद है कि नहीं है? देखिए 3 टाइप की चीजें मिल सकती हैं, तो इनमें इसको क्या बोलेंगे? ऑक्साइड होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, तो ये होगा डायमैग्नेटिक। क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक होगा। नोट कर लो। पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड की बात की जा सकती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे केस में सब्सटेंस विल बी नेम्ड एज पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेड हैं, पेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में सब्सटेंस को हम क्या बोल देंगे? डायमैग्नेटिक बोल देंगे। बात की जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, एमओटी की, तो देखिए सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, pi 2py is equal to pi 2pz. Pi star 2py is equal to pi star 2pz. सिग्मा स्टार 2px। इस प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी सीक्वेंस की बात की जा सकती है। जिसको एनर्जी सीक्वेंस याद नहीं है तो याद कर लो। वैसे मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इस एनर्जी सीक्वेंस की डिटेल में बात की थी, नहीं याद है तो आगे कभी मौका मिलेगा एमओटी को एक्सप्लेन करने का, या फिर वीडियो लेक्चर्स में आपको यार जब केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट मिल रही होगी तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का भी लेक्चर मिल जाएगा, वहां से भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फिलहाल काम चलाने के लिए इस एनर्जी सीक्वेंस को याद कर लो। याद हो गया? यहां देखना, सुपर ऑक्साइड की बात की जाए तो 8 + 8 + 1, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, खोपड़ी में -1 चार्ज मिल रहा है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें 17 इलेक्ट्रॉन को भरना है। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है? 17 इलेक्ट्रॉन्स को। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 15, ठीक है, 16, 17। एक बार देख लेंगे, काउंटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 और 1 17। बिल्कुल परफेक्ट काउंटिंग की हमने। यहां देखना, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। O2- की बात की जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से ये जो केस हमने डिस्कस किया O2- का, जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, दिस इज पैरामैग्नेटिक। क्या है ये? पैरामैग्नेटिक। वहीं बात की जाए O2- की, इसमें होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होंगे? 18 होंगे। तो जल्दी से
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी सीक्वेंस को एक बार फिर से लिखिए, कंसीडर करने का वक्त आ गया है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद सिग्मा 2px पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, पाई स्टार 2py इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2px। एक बार फिर से हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के इस एनर्जी सीक्वेंस को लिख लिया है और 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहां देखिए फिल करने का वक्त आ गया है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। There is no unpaid electron. All electrons are paid. Hence, this type of species will be named as diamagnetic. इसको क्या बोल देंगे? डायमैग्नेटिक बोल देंगे। आगे बात की जाए ग्रुप 1 मेंबर्स की, O2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या बना रहे होंगे। देखिए, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 form respective oxides on treatment with limited quantity of O2, limited quantity of O2। O2 की क्वांटिटी अगर लिमिटेड है तो देखिए लिथियम प्लस O2 क्या मिल रहा होगा, सोडियम प्लस O2, पोटासियम प्लस O2। जल्दी से इन सारी रिएक्शंस को आप कंप्लीट कर दो, देखते हैं क्या मिल रहा होगा, हीट करने पर क्या मिल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफर, हीट करेंगे, मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफर, मेटल से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का होगा ट्रांसफर, वैलेंसी +1 है तो M+ टाइप का कैटायन मिल रहा होगा। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 16 से बिलोंग करता ऑक्सीजन, 2 चाहिए। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए O एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? गर्म कर दिया, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब O एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 2 आगे 8 हो जाएंगे तो नोबल गैस और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाएगी। मतलब लिथियम प्लस O2- ये बना रहा होगा इस प्रकार से। वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद आपको यार ऑक्साइड ऑफ द टाइप M2 मिल जाएगा, मतलब Li2 मिल जाएगा। सिमिलर मैनर में आपको क्या मिल जाएगा? Na2 मिल जाएगा, K2 मिल जाएगा, नोट कर लो। लेकिन अगर ऐसा हुआ, however, when heated with excess amount of air, O2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो फिर अगर कहीं पर ज्यादा नंबर ऑफ O एटम्स कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी हुई तो कंबाइन होंगे। देन लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम क्या बनाएगा? नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन सोडियम बड़ा है, ज्यादा वो कंबाइन कर पाएंगे सोडियम के साथ, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा? पेरोक्साइड बनाएगा। Na2O2 इसका फॉर्मूला है। पोटासियम और बड़ा है, और O आकर जुड़ सकते हैं। पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड हैविंग जनरल फॉर्मूला MO2। ये क्या बना रहे होंगे? सुपर ऑक्साइड बना रहे होंगे। और एक एटम के साथ जो O का कंटेंट होगा, एटम के साइज इंक्रीज करने के साथ ये कंटेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यकीन ना हो तो देख लो, लिथियम प्लस O2 क्या बोला गया है? नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा मतलब Li2 बनेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है तो देखिए यहां पर 2 मेटल एटम के साथ एक O एटम कंबाइन हुआ है, मतलब ये रेशियो क्या होगा? 1 मेटल एटम है तो O का नंबर कितना होगा? 0.5 होगा। सोडियम लिथियम से बड़ा है, देखना ज्यादा O का कंटेंट यहां पर कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ? यहां देखिए Na2O2 बनेगा, बोल रखा है यहां पर स्टेटमेंट में Na2O2 बनेगा। यहां देखना एक एटम के साथ एक O एटम यार कंबाइन हो गया है, तो क्या O का कंटेंट इंक्रीज हुआ है? हाँ, O का कंटेंट इंक्रीज हुआ है। 0.5 से कितना हो गया? 1 हो गया। देखते हैं और बड़े एटम के साथ क्या होगा।
और बड़े एटम के साथ हीट करने पर क्या होगा? O2 को हीट करते हैं पोटासियम के साथ तो क्या होगा? रुबिडियम को हीट करेंगे, सीजियम को हीट करेंगे, क्या होगा? ये बड़े एटम्स हैं। O का कंटेंट अगर और इंक्रीज कर सकता है तो इंक्रीज होगा, क्यों नहीं होगा? क्या O का कंटेंट इंक्रीज हो पाएगा? बिल्कुल इंक्रीज हो पाएगा। अगर सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाए तो यार O का कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। देखिए यहां पर KO2 बना है, RbO2 बना है, CSO2 बना है। O का कंटेंट इंक्रीज हो गया है। एक मेटल एटम के साथ दो O एटम्स यहां देखिए कंबाइन हुए। इस प्रकार से 1:2 में कंपोजिशन मिल रही है। जल्दी से नोट कर लें। इस प्रकार से मेटल एटम का साइज इंक्रीज हुआ। साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस। साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस। ऑक्सीजन कंटेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। नीचे जाने पर साइज इंक्रीज हुआ है तो O का कंटेंट भी इंक्रीज हुआ है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं नीचे जाने पर O का कंटेंट इंक्रीज हुआ है तो परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा मिलती है। यहां सुपर ऑक्साइड बना है, यहां सुपर ऑक्साइड बना है, और यहां क्या बना है? यहां देखिए नॉर्मल ऑक्साइड बना है। यहां क्या बना है? नॉर्मल ऑक्साइड बना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो। नोट कर लिया है? कई बार ऐसी चालाकी की होगी, लिथियम को एयर में बर्न किया होगा, पूछा होगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, ऑक्साइड भी बनेगा और बोलो बोलो क्या बनेगा? नाइट्राइड भी बनेगा, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर लिथियम को एयर में बर्न किया, देखो O2 के साथ ट्रीट किया हो तो Li2O बनेगा, लेकिन एयर में तो O2 भी होगा और N2 भी होगा। O2 के साथ क्या बनेगा? ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के साथ क्या बनेगा? नाइट्राइड। याद है ना आपको? इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो आप मुझे बता दो, ये जो ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, इनको पानी में डालने पर क्या मिल रहा होगा? M2O प्लस H2। पानी में डालेंगे क्या होगा? M2O2 प्लस H2, MO2 प्लस H2। शायद ये रिएक्शंस भी आप जानते होंगे, ये आप आइडिया लगा पाएंगे। और एक गर्म पानी है, गर्म पानी नहीं होगा तो H2O2 बनने की पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन गर्म पानी है तो जो H2O2 है वो फर्दर यार ब्रेक हो जाएगा। परऑक्साइड है ना तो H2O2 बना रहा होगा, लेकिन गर्म पानी है तो H2O2 को गर्म पानी, ये जो हीट है ये ब्रेक कर देगी और फाइनली आपको O2 मिल जाएगा। मतलब वार्म वाटर के साथ रिएक्शन की बात करनी है। वार्म वाटर के साथ ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन की बात करनी है। तो देखिए जो O2 माइनस है ये पानी के साथ रिएक्ट होगा। जो O2 माइनस है पानी के साथ रिएक्ट होगा। पानी के इस हाइड्रोजन को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। इस हाइड्रोजन पर सफिशिएंट प्लस चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, पार्शियल प्लस चार्ज है, लेकिन इतना है कि यार इसकी वजह से O2 माइनस इसको निकाल देगा। क्यों है डेल्टा प्लस चार्ज? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकता है, पार्शियली खींच रहा होगा, जिसकी वजह से O पर तो यार डेल्टा माइनस चार्ज अपीयर होगा, और हाइड्रोजन पर, इस हाइड्रोजन पर भी सिमिलर मैनर में कौन सा चार्ज अपीयर होगा? डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा। इस डेल्टा प्लस चार्ज को देख O2 माइनस इसके पास आएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस यार अट्रैक्ट होते हैं, आप जानते ही हैं। इसके पास आएगा, इसको उड़ाकर ले जाएगा। ये क्या बना रहा होगा? OH माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए, इसको तो ये उड़ा ले गया, ये इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? O के पास मिलेंगे, जिसकी वजह से इस O पर माइनस चार्ज। मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दिस OH माइनस कितने मिलेंगे? एक तो यहां से बनेगा और एक यहां से मिल रहा होगा। कितने OH माइनस मिल रहे होंगे? 2 OH माइनस मिल रहे होंगे। यानी ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या बनेगा? ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो H प्लस खींच लेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा।
OH माइनस के साथ M प्लस MOH बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा इस केस में। यहां देखिए M2O2 प्लस H2, यहां ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है तो हाइड्रोक्साइड तो यहां भी बनेगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है तो O2 गैस इवोल्व होगी। यहां देखिए हाइड्रोक्साइड तो यहां भी बनेगा, लेकिन यहां ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट है, हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ में O2 गैस भी इवोल्व होगी। नोट कर लो, इन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को भी आप नोट कर लो। नोट कर लिया है? चलें आगे फिर। क्या आप रेडी हैं अगली रिएक्शन के लिए? क्या अगली बात को जानने के लिए आप रेडी हैं? सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। काफी बार जेई एडवांस में, काफी बार नीट में, जेई मेंस में इससे रिलेटेड बातें आ चुकी हैं, तो नोट कर लो। सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, अमोनिया को काफी कम टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर लिया जाए तो ऐसे केस में एल्कली मेटल ऐसे अमोनिया के अंदर डालेंगे तो एल्कली मेटल डिसोल्व हो जाएंगी। और कैसा कलर होगा? डार्क ब्लू कलर होगा। ये क्या फंडा है? देखिए, ऑल एल्कली मेटल्स डिसोल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में एल्कली मेटल्स डिसोल्व हो जाएंगे, गिविंग डार्क ब्लू सॉल्यूशन। डार्क ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा होगा, डार्क ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा होगा, विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, जिससे कि यार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही होगी। डार्क ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा और ऐसे सॉल्यूशन कंडक्टिंग होंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी। These solution contain ammoniated cations and ammoniated electrons. These solution contains ammoniated cations and ammoniated electrons. देखिए ammoniated cations किनको बोलते हैं? ammoniated electrons किस प्रकार से मिल रहे होंगे? हमारे पास alkali metal of the type कैपिटल M है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम में से मान लेते हैं कोई एल्कली मेटल हमारे पास कैपिटल M है, जो कि अमोनिया में डिसोल्व होगी। X प्लस वाई अमोनिया, क्या होगा? देखिए इसकी वैलेंसी क्या मिल सकती है? +1। M प्लस के चारों तरफ मान लेते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल X है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ये पोलर मॉलिक्यूल्स Y, ये पोलर मॉलिक्यूल्स Y, इनको तो बोला जाएगा अमोनिएटेड कैटायंस, ठीक है। M प्लस जिसके चारों तरफ X अमोनिया है, इनको क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा, अरे क्या बोलेंगे इनको? बोलो, अमोनिएटेड कैटायंस बोल देंगे इनको। These are अमोनिएटेड कैटायंस, ठीक है। और ये क्या होंगे? क्या होंगे? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ अमोनिया है। अमोनिया क्यों इकट्ठी हो गई इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ? क्योंकि यार अमोनिया पोलर है। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन पर चार्जेस मिलते हैं। किस प्रकार के चार्जेस मिलते हैं करेंगे इसकी बात। और अपोजिट चार्जेस यार इंटरेक्शन में रहते हैं, आप जानते होंगे ही। तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक्स अमोनिया वाई अमोनिया इकट्ठा हो जाएगी। दीज आर अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से, जिस वजह से यार सॉल्यूशन कंडक्टिंग मिल रहा होगा। अमोनिया की खास बात क्या है? अमोनिया पोलर है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में नहीं मिल रहे होंगे। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा होगा, जिस वजह से नाइट्रोजन पर मिल रहा होगा डेल्टा माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर मिल रहा होगा डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, इस पर डेल्टा प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई तो डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरफ हुई तो इस पर डेल्टा माइनस, इस पर डेल्टा प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग इस तरफ हुई तो डेल्टा माइनस। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर है डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर है डेल्टा प्लस चार्ज। तो नाइट्रोजन इस डेल्टा माइनस चार्ज के साथ इंटरेक्शन बनाएगा,
बिल्कुल बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। स्टेबिलिटी एक्वायर होगी इससे। किससे बनाएगा? ये इंटरेक्शन M+ से बनेगी। मेटल आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड, उनके साथ इंटरेक्शन बनाएगा, जिससे हमें क्या मिल पाएगा? जिससे हमें यार अमोनिएटेड कैटायन मिल पाएगा। अमोनिएटेड कैटायन मिल पाएगा। काफी सारी अमोनिया इस प्रकार से इंटरेक्शन बना रही होगी, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल आयन। काफी सारे अमोनिया मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ होंगे और इंटरेक्शन बनाएंगे, खुद को स्टेबलाइज करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। और इसकी वजह से देखिए ये जो क्लस्टर बन रहा होगा, इसको बोलेंगे हम अमोनिएटेड कैटायन। अब यहां देखिए जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये किसके साथ इंटरेक्शन बना रहा होगा? ये हाइड्रोजन जिन पर Δ+ चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर है Δ+ चार्ज, ये आप जानते हैं ही। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यार अमोनिया के हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन बना रहा होगा। ये इंटरेक्शन होगी जिसकी वजह से हमें अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। तो ये मैंने क्या बात की कि इंटरेक्शन किस टाइप की होगी, इंटरेक्शन किस टाइप की होगी। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा? अमोनिएटेड कैटायंस मिल रहे होंगे और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। मामला क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लिया आपने? तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, एल्कली मेटल सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, एल्कली मेटल सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया शोज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है? ये पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों है? ये देख लो, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा पैरामैग्नेटिक नेचर। दिस इज ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। कहानी क्लियर है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। जी हां, ब्लू कलर भी किसकी वजह से होगा? इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से ही कलर आया होगा, ऐसा माना गया है। ये जरूर यार लाइट को एब्जॉर्ब करते होंगे, रिफ्लेक्ट करते होंगे, और जरूर इस वजह से यहां कलर देखने को मिल रहा होगा। कौन सा कलर होगा? ब्लू कलर मिल रहा होगा देखने को, है ना। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। तो ह्यूमन आईज जो लाइट को रिसीव कर रही होंगी वो यार ब्लू कलर होगा। तो इसलिए इनका कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर हमें दिखाई देगा। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू बोथ अमोनिएटेड कैटायंस एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कैटायंस घूम रहे होंगे सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे। अमोनिएटेड कैटायंस और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। तो आपसे कोई पूछे कि बता दो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से है, आप बिंदास बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसके अलावा अमोनिएटेड कैटायंस की वजह से है। हां, सही पकड़े आप बिल्कुल। आगे देखिए, कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो क्या होगा? एट कंसंट्रेशन अबव 3 मोलर, 3 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन हुई, इसको ज्यादा माना जाएगा। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, द सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर कॉपर ब्रोंज। कलर चेंज हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर से कॉपर ब्रोंज कलर हो जाएगा। दीज सॉल्यूशन कंटेन क्लस्टर ऑफ मेटल आयंस एंड हेंस पोजेस मेटालिक लस्टर। काफी ज्यादा मेटल आयंस अगर सॉल्यूशन में आ जाएंगे तो मेटालिक लस्टर आ जाएगा, मेटल जैसी शाइन आ जाएगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कॉपर ब्रोंज हो जाएगा। अरे बहुत सारे मेटल आयन आ जाएं तो क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे सॉल्यूशन में
बहुत सारे अगर मेटल आयंस मिलने लग जाए, काफी सारे मेटल आयंस मिल रहे हो, तो मेटल की शानदार प्रॉपर्टी आ जाएगी, चमक आ जाएगी इसमें। अरे चमकने लग जाएगा ना भाई, इस चमक को क्या बोल देंगे? मेटल की प्रॉपर्टी होती है मेटल शाइन करती है, इस चमक को क्या बोल देंगे? मेटालिक लस्टर बोल देंगे। मेटालिक लस्टर मिल रहा होगा, चमक मिल रही होगी, ठीक है। कब मिल रही होगी चमक? चमक कब मिल रही होगी? मेटल की चमक कॉपर ब्रोंज कलर कब मिल रहा होगा? जब कंसंट्रेशन 3 मोलर से क्या हो जाएगी? इस कंसंट्रेशन को ज्यादा कंसंट्रेशन माना गया है। तो एक प्रैक्टिकल डेटा भी मैंने आपसे शेयर कर लिया है, किससे ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए? 3 मोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन होनी चाहिए मेटालिक लस्टर के लिए। काफी लंबे टाइम तक ऐसे सॉल्यूशन को छोड़ देंगे तो क्या ये सॉल्यूशन लंबे टाइम तक स्टेबल रह पाएंगे? नहीं, लंबे टाइम तक सॉल्यूशन स्टेबल नहीं रह पाएंगे। द ब्लू सॉल्यूशन ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट्स हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन लिबरेट करना स्टार्ट कर देगा सॉल्यूशन। लंबे टाइम तक इसको छोड़ देंगे तो ऐसा सॉल्यूशन हाइड्रोजन लिबरेट करना स्टार्ट कर देगा एंड इट लूजेस पैरामैग्नेटिज्म, और ये अपना पैरामैग्नेटिज्म भी लूज करना स्टार्ट कर देगा। पैरामैग्नेटिज्म एंड कलर इंटेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? देख लो, एक तो पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो अट्रैक्शन होगी ये कम हो जाएगी, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म कम हो जाएगा और जो कलर इंटेंसिटी है, जो कलर इंटेंसिटी है ये भी कम हो जाएगी। जो ब्लू कलर है ये भी फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लू कलर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या बनेगा? इससे मेटल अमाइड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा इससे? रिएक्शन देखो क्या होगी, रिएक्शन देखो क्या होगी। M+ के चारों तरफ अमोनिया है, सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ भी अमोनिया है, अमोनिया ने घेर रखा है। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम क्या होगा? यहां से देखिए NH2- मिल रहा होगा, यहां से NH2- मिल रहा होगा और वह NH2- M+ के साथ कंबाइन हो रहा होगा। यहां से NH2- मिलेगा और फाइनली आपको MnH2 मिलेगा। M+ NH2- के साथ कंबाइन हुआ, क्या बना? MnH2 बना और H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आ गया होगा कि सर ये NH2- कैसे बना और H2 गैस कैसे इवोल्व हुई? यहां देखिए, इलेक्ट्रॉन जब अमोनिया के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो वहां से H2 गैस इवोल्व होगी। देख लो ध्यान से, H2 गैस कैसे इवोल्व होगी? अमोनिया के हाइड्रोजन पर Δ+ चार्ज मिलता है। सारे स्टूडेंट्स इस बात को जानते हैं, अमोनिया के हाइड्रोजन पर Δ+ चार्ज मिलता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देखिए अटैक कर रहा होगा तो क्या होगा इससे? ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास जाएंगे, नाइट्रोजन पर माइनस चार्ज आएगा, यहां से अमाइड मिलेगा और इस हाइड्रोजन के साथ देखना ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ तो यहां से H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास चले गए, ये तो नाइट्रोजन का था ही, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास गया है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की खोपड़ी में लिखेंगे हम कौन सा चार्ज? अरे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। और इस हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खा लिया है, H+ इलेक्ट्रॉन खाए, H+ इलेक्ट्रॉन खाए तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। तो इस प्रकार से शानदार अंदाज में हमने देख लिया है, इलेक्ट्रॉन जब अमोनिया के साथ यार बातचीत कर रहा होगा, है ना, इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस को इवोल्व करवा रहा होगा, तो ऐसे केस में
नाइट्रोजन की खोपड़ी में माइनस चार्ज आ जाएगा, मतलब अमाइड बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? अमाइड। और ऐसा NH2 माइनस जब M प्लस के साथ कंबाइन होगा तो मेटल अमाइड बन जाएगा, जो भी मेटल है उसका अमाइड मिल जाएगा। और साथ में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम H2 गैस इवोल्व हो रही होगी। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट है, M प्लस के चारों तरफ अमोनिया, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया, ये डिस्टर्ब हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहे होंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के दौरान कम हो रहे होंगे। अगर इस रिएक्शन के दौरान यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो इसी वजह से पैरामैग्नेटिज्म है ये कम हो जाएगा। इसी वजह से कलर इंटेंसिटी है ये भी कम हो जाएगी। अरे वाह, मजा आ गया ये तो। चलें फिर आगे, ऐसे ही और मजा लूटने के लिए आगे चलें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में क्या मिलता है? कोई मेटल आयन दिया होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या मिलता है? या तो मेटल एटम होगा या मेटल आयन होगा। वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से बॉन्ड बना रहा होगा। मेटल एटम या मेटल आयन, ध्यान से सुन लो, वह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से, जिसको लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप डिटेल में जान रहे होंगे। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है ये हम 12th क्लास में जानेंगे, तो 12th तक आपको इंतजार करना होगा। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में हल्का फुल्का मैंने आपको आइडिया दिया है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, फिर सुन लो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डोनर ये वन साइडेड शेयरिंग कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा। किसके साथ? मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को यूटिलाइज करते हुए मेटल के साथ। ये मेटल है, इसका फील्ड ऑर्बिटल इसके वेकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा होगा। ड्यूरिंग वन साइडेड शेयरिंग क्या होगा? जो फील्ड ऑर्बिटल है इट ओवरलैप्स विद वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, या क्या होगा? फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर है और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड ओवरलैप्स विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम और आयन। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज नेम्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। और ये जो बॉन्डिंग है, ये शानदार जो बॉन्डिंग है, ये डिटेल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होगी डिस्कस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा खूबसूरत चैप्टर है जिसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसी टाइप की बॉन्डिंग वहां देख रहे होंगे। तो फिलहाल हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आप मुझे बता दो कि अगर इसके साथ वन साइडेड शेयरिंग कर रहा है और इसका वेकेंट ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इसका क्या ज्यादा होना चाहिए? या तो प्लस चार्ज ज्यादा होना चाहिए, है ना, या हम बोलें इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा खींच पाएगा। छोटा साइज होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ताकि ज्यादा अच्छे से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए। तभी तो न्यूक्लियस पास होगा। छोटा साइज होगा तभी तो न्यूक्लियस पास होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के, ज्यादा खींच पाएगा। स्मॉल साइज होना चाहिए इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। जेड इफेक्टिव ज्यादा होना चाहिए। तो आप मुझे बता दो, इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अगर स्मॉल साइज होना चाहिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन साइज के साथ क्या है?
इनवर्सली रिलेटेड है। अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। साइज छोटा होना चाहिए, ये टेंडेंसी ज्यादा मिल रही होगी, और जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब ये टेंडेंसी आपको ज्यादा मिल रही होगी। एल्कली मेटल आयंस फॉर्म लेस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल आयंस के साइज बड़े होते हैं। दे फॉर्म लेस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन फिर भी बनाते हैं, नंबर चाहे कम हो लेकिन फिर भी बनाते हैं। देन एनी अदर ग्रुप ऑफ मेटल आयंस, किसी और ग्रुप से ग्रुप 1 मेटल आयंस की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ये लेफ्ट साइड है, इनके साइज क्या है, बड़े हैं। राइट साइड आने पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलते हैं, इनके साइज यार छोटे मिलते हैं। राइट साइड आने पर साइज डिक्रीज हो जाते हैं, और टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए बोला गया है ग्रुप 1 मेटल्स की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम है। क्यों? ड्यू टू, बोलो, लार्ज एटॉमिक साइज। लार्ज एटॉमिक साइज इनके होने की वजह से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इनकी कम होती है, बट फिर भी बनाते तो हैं ही। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कम है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस का नंबर कम होगा, लेकिन फिर भी बनाते तो हैं ही। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम होगा, साइज बड़ा है तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, कम होगा। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इट डिक्रीजेस विद डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज कर रही होगी। क्यों? डाउन द ग्रुप जाने पर ये टेंडेंसी क्यों डिक्रीज कर रही होगी, बता चुका हूं। क्योंकि साइज क्या करता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करता है। टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, डाउन द ग्रुप जाने पर ये टेंडेंसी डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। आप खुद देख लो, साइज इंक्रीज कर रहा होगा डाउन द ग्रुप जाने पर, ये जो टेंडेंसी है ये डिक्रीज हो जाएगी। मुझे बता दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? लिथियम प्लस की ज्यादा होगी, सोडियम प्लस की ज्यादा होगी, पोटासियम प्लस की ज्यादा होगी, या फिर नीचे जाने पर सीजियम प्लस की ज्यादा मिल रही होगी? देखिए यार, नीचे जाने पर जो साइज है ये इंक्रीज कर रहा होगा। मेटल एटम का साइज इंक्रीज करता है, तो +1 चार्ज के साथ भी जब मेटल आयन दिए होंगे, इनका साइज भी डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रही हैं, साइज इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में टेंडेंसी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये भी डिक्रीज कर रही है। चले आगे। सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी होगी बॉन्ड बनाने की, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की? जिसका सबसे छोटा साइज होगा तो इसकी होगी। इसके स्मॉलर साइज की वजह से, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इसकी जो टेंडेंसी होगी ये क्या होगी, ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से ज्यादा होगी। ठीक है ना? छोटे साइज की वजह से इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी क्या मिल रही होगी, ज्यादा मिल रही होगी। क्या चार्ज डेंसिटी पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिपेंड करती है? हाँ, स्मॉल साइज का मतलब यही तो है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अरे चार्ज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, कि ज्यादा खींच पाएगा।
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींच पाएगा, बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी लिथियम प्लस की ज्यादा होगी। किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। चलें आगे। नेचर ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सोल्ट्स की हम बात कर रहे होंगे। ग्रुप 1 के कार्बोनेट कैसे होंगे, बाइकार्बोनेट कैसे होंगे, इसकी हम डिटेल में कर रहे होंगे बात। तो लिखिए एक्सेप्ट Li2CO3, एक्सेप्ट Li2CO3 अदर मेटल कार्बोनेट्स डू नॉट डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर। These are more stable than Li2CO3। दूसरे जो मेटल कार्बोनेट हैं हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होंगे, या फिर हम यूं बोल सकते हैं इनकी डिकम्पोज होने की टेंडेंसी कम होगी। क्या बहुत ज्यादा अगर भट्टी में डाल दें, हाई टेम्परेचर हुआ, फिर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ, फिर तो डिकम्पोज करने की टेंडेंसी होगी ही, लेकिन जिस हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं उस पर डिकम्पोज नहीं करेंगे। लेकिन Li2CO3 तो यार टेम्परेचर बढ़ाते ही टूटने के लिए बेताब होगा। टूटने के लिए क्या होगा? बेताब होगा। ये अनस्टेबल होगा। Li2CO3 अनस्टेबल है, अदर आर रिलेटिवली स्टेबल। तो पहले तो यार स्टेबिलिटी की बात कर लें, पहले तो स्टेबिलिटी की बात कर लें। तो देख लो, Li2CO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। Na2CO3 को उसी टेम्परेचर पर हीट करोगे जिस पर ये डिकम्पोज हो गया, नहीं ब्रेक होगा। K2CO3 का सवाल ही नहीं उठता डिकम्पोज करने का, उसी टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होगा। और नीचे मूव करने पर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ये डिक्रीज हो रहा होगा। भैया यहां क्या था? छोटा कैटायन था और बड़ा एनायन था। अरे कार्बोनेट की शक्ल देखो, अपनी शक्ल देखो, फिर कार्बोनेट की देखो, ठीक है, पता लग जाएगा। अरे घर में बड़ा शीशा लगा होगा ना, अपनी शक्ल देखना एक बार और अपने आप से पूछना मैं क्या हूं, ठीक है ना? मैं डैश 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 हूं, तो अपने आप फिल इन द ब्लैंक को आप कंप्लीट कर लोगे। फिर लौट कर आना, नोटबुक में कार्बोनेट की शक्ल देखना, काफी बड़ा मिलेगा कार्बोनेट। अरे काफी बड़ा है ना यार, लिथियम प्लस तो ये है, और कार्बोनेट देखना कितना बड़ा है। बात समझ नहीं आई क्या? कार्बोनेट बड़ा है, तो डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन यहां क्या होगा? ज्यादा होगा। नीचे जाएंगे तो कैटायन भी बड़ा होता जाएगा, और ये डिफरेंस जो है कैटायन और एनायन के साइज का घट जाएगा। ये नहीं समझ आ रही बात? नीचे जाने पर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन ये डिक्रीज हो रहा होगा। कैटायन बड़ा हो रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पर बड़ा कैटायन मिल रहा होगा। कैटायन का जो साइज है ग्रेजुअली अगर हम नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता हुआ आपको मिल रहा होगा। नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा मिल रही है तो साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो गौर से देख लो, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन डिक्रीजेस। ये तो कैटायन एनायन के साइज का जो डिफरेंस है ये डिक्रीज हो रहा होगा। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी। तो स्टेबिलिटी इस प्रकार से यार इंक्रीज हो रही होगी। जल्दी से नोट कर लो, स्टेबिलिटी जो है इस साइज ऑफ कैटायन और एनायन के डिफरेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलती है। स्टेबिलिटी जो है मैं यहां मेंशन कर दूं, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन के साथ इनवर्सली रिलेटेड मिलती है। कैटायन एनायन के साइज में ज्यादा डिफरेंस मिलता है तो स्टेबिलिटी क्या मिलती है? कम मिलती है। स्टेबिलिटी क्या मिलती है? कम मिलती है। नीचे जाने पर ये डिफरेंस कम हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या मिल जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी। यही तो मैंने बात की, स्टेबिलिटी क्या मिल जाएगी? ज्यादा मिल जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? और नीचे जाने पर
आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहे होंगे, आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अगर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं तो लैटिस क्या होगा? मजबूत। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, आपको पता होगा। हार्ड होते कि नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब लैटिस मजबूत मिल रहा होगा। मजबूत मिल रहा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा मिले। कई बच्चे सोचेंगे अब ये आयनिक कैरेक्टर कैसे सर ने बोल दिया ज्यादा मिल रहे होंगे? भैया देखो, लिथियम प्लस का छोटा साइज है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लिथियम प्लस का है छोटा साइज, इसकी एनायन को पोलराइज करने की जो पावर है, ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को लिथियम प्लस डिस्टोर्ट कर रहा होगा। 2- चार्ज है एनायन पर, CO3 2- चार्ज है। ये एनायन के इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को लिथियम प्लस डिस्टोर्ट कर रहा होगा। ऐसा अंडा बना देगा इसको, है ना, अंडे जैसा बना देगा, खींच लेगा यूं ऐसे। पोलराइजिंग पावर क्या है? इसके छोटे साइज की वजह से ज्यादा है, तो ताकतवर है। जो पोलराइजिंग पावर है ये चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। पोलराइजिंग पावर या फिर पोलराइजेशन। हाँ, पोलराइजिंग पावर ज्यादा खींचने की अगर अक्षमता इसकी ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी इसमें क्या हो रहा होगा? पोलराइजेशन भी ज्यादा हो रहा होगा। और ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा होगा तो इसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? बोलो, कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन मिलता है उसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा होते हैं? अकॉर्डिंग टू फजान रूल कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अगर इसमें कोवेलेंट ज्यादा है या पोलराइजेशन कम है तो इसमें कौन से कैरेक्टर ज्यादा है? अरे वैसे भी सिर पर हाथ रख के सोचो, नहीं चल रहा दिमाग तो सिर को थोड़ा थपथपाओ। इसमें अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका साइज इससे बड़ा मिल रहा है, लिथियम प्लस से सीजियम प्लस का साइज बड़ा मिल रहा है, चार्ज डेंसिटी क्या मिल रही? कम। चार्ज तो उतना ही है, वॉल्यूम ज्यादा हो गई, तो चार्ज डेंसिटी क्या मिलती? कम मिलती है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम, ये कम पोलराइजेशन कर रहा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे तो कौन से कैरेक्टर ज्यादा होंगे? आयनिक। तो इधर से इधर जाने पर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड आयन तो डिक्रीज कर ही रहा होगा। साथ में और क्या कहना चाहता हूं, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहे होंगे। स्टेबिलिटी, बोलो, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी। नोट कर लिया? एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आपको दिया होगा कि भैया Li2CO3 को हीट कर दिया। किसको हीट कर दिया? Li2CO3 को हीट कर दिया। बता दो, लगा लो दिमाग, क्या बोलेंगे आप? इसको गर्म कर दिया, क्या बनेगा? Li2O बनेगा, CO2 गैस इवोल्व हो जाएगी। जिस टेम्परेचर पर यह डिकम्पोज हुआ होगा, हाइयर टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर अगर आप Na2CO3 को हीट कर रहे होंगे, इसको गर्म कर रहे होंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, कि थर्मली ज्यादा स्टेबल है। इसको गर्म कर रहे होंगे, नो रिएक्शन। नीचे वाले कार्बोनेट्स को गर्म कर रहे होंगे, दीज आर थर्मली मोर स्टेबल, थर्मली मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। They do not decompose at higher temperature. लिख लो, these are thermally more stable. They do not decompose at higher temperature. While Li2CO3 decomposes on gentle heating, थोड़ी सी भी हीट दे देंगे ये बेताब होगा, तैयार बैठा होगा। Li2CO3 decomposes on gentle heating। ठीक है, ये थर्मली क्या होंगे? स्टेबल होंगे। दे डू नॉट डिकम्पोज एट हायर टेम्परेचर,
हायर टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज नहीं होंगे। कहानी क्लियर है? या फिर नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा मिलते हैं, तो आयनिक कंपाउंड पानी में ज्यादा सोल्युबल मिलते हैं, तो इसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, उसकी कम होगी, ये ऐसा होगा। दोनों में से एक बात तो होगी। और वैसे नीचे जाते हैं ना, तो देखना सीजियम प्लस और कार्बोनेट के बीच का जो गैप है आर प्लस प्लस आर माइनस, ये जो रेडियस है, रेडियस बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू1 क्यू2 बाय आर प्लस प्लस आर माइनस। और इसी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू आर प्लस प्लस आर माइनस बढ़ने की वजह से क्या मिल रही होगी? कम। लैटिस एनर्जी कम, तो मतलब पानी में ज्यादा सोल्यूबल हो रहा होगा। तो लैटिस एनर्जी के पॉइंट से आप देखोगे, या फिर आप देख रहे होंगे किसके पॉइंट से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे आप? आयनिक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे। तो आपको यार नीचे जाते हुए, डाउन द ग्रुप मूव करते हुए, जो इनके कार्बोनेट्स होंगे, इनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती हुई मिल रही होगी। अब ये तो प्रैक्टिकल डेटा बताएगा कि हाइड्रेशन डोमिनेंट है या फिर आयनिक कैरेक्टर की वजह से यार डाउन द ग्रुप मूव करने पर सोल्युबिलिटी बढ़ रही होगी। तो प्रैक्टिकल डेटा पता है क्या कहता है? सोल्युबिलिटी के लिए प्रैक्टिकल डेटा ये कहता, नोट कर लो, याद रखना इस बात को, Li2CO3 Na2CO3 K2CO3 एंड सो ऑन। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप मूव करने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, तो सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हाइड्रेशन नो डाउट लिथियम प्लस की ज्यादा होगी, लेकिन हाइड्रेशन से ज्यादा यार जो अदर फैक्टर्स है ये ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। इसलिए ऐसा हुआ है। तो याद रखेंगे इस बात को, डाउन द ग्रुप जाने पर इनके कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। जो ट्रेंड स्टेबिलिटी का मिलता है वही ट्रेंड किसका मिलता है? सोल्युबिलिटी का। भावुक होकर कुछ भी याद नहीं करेंगे और गलत चीज को कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है? एक्चुअल केस ये है। चलिए लगे हाथों मेटल बाइकार्बोनेट्स की भी बात कर लें। बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 की कर लें बात, तो लिखिए बाइकार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1, इनके बारे में काफी सारी बातें हमें करनी है। पहली बात तो ये देख लो, बाइकार्बोनेट ऑफ लिथियम does not exist in solid state. Bicarbonate of lithium does not exist in solid state. Does not exist in solid state. ये solid state में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। क्लियर है बात? क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सॉलिड स्टेट में? ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम प्लस। ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ lithium plus and greater size of HCO3 minus as compared to CO3 2 minus, as compared to CO3 2 minus. HCO3 माइनस का साइज CO3 2 माइनस के साइज से भी बड़ा है. तो लिथियम क्या करेगा? सॉलिड स्टेट में LiHCO3 नहीं बनाएगा. अगर बाइकार्बोनेट के साथ लिथियम प्लस को आप रखोगे और सोलिडिफाई करने की आप कोशिश कर रहे होंगे, तो लिथियम यार इसको पोलराइज करते हुए, अपनी तरफ खींचते हुए तोड़ देगा, इसको ब्रेक कर देगा, खींचते हुए, इसको डिस्टोर्ट करते हुए, इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हुए इसको तोड़ देगा. बाइकार्बोनेट को ये कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा. जो लिथियम प्लस है इसको खींचते हुए तोड़ देगा. ठीक है. इट डिस्टोर्ट्स दी
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड HCO3 minus in such a way that on solidification HCO3 minus ions get converted into CO3 2 minus. Hence, there will be no existence of HCO3 minus with lithium plus. लिथियम प्लस का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। इसको खींचते हुए, इसको डिस्टोर्ट करते हुए इसको तबाह कर देगा ये, और किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। बट कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर्स, बट कार्बोनेट्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट्स of other members can exist. But bicarbonates of other members can exist. कार्बोनेट तो दूसरे मेंबर के एग्जिस्ट करते ही हैं। कार्बोनेट तो यार इसका भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कार्बोनेट के साथ साथ अलोंग विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स ऑफ अदर मेंबर्स कैन ऑल्सो एग्जिस्ट। जैसे कि सोडियम की बात की जाए, देखिए सॉलिड स्टेट में लिथियम का बाइकार्बोनेट तो एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड स्टेट में, लेकिन दूसरे मेंबर्स जैसे कि सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, इनके बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट दीज बाइकार्बोनेट्स are unstable, ये सभी अनस्टेबल है at higher temperature. In fact, on gentle heating, they decompose into metal carbonate with evolution of CO2 gas. हाँ, CO2 गैस इवोल्व होगी। जैसे कि MHCO3, इसको हीट कर दिया, क्या बनेगा इस केस में? M2CO3 बनेगा, CO2 गैस इवोल्व होगी और साथ में H2O भी मिल रहा होगा। हाइड्रोजन को तभी तो आप बैलेंस कर पाओगे। जल्दी से इसको बैलेंस करना एक बार, यहां 2 आएगा तो क्या ये सब कुछ बैलेंस हो जाएगा? हाँ, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। स्टेबिलिटी की बात करनी हो, अगर स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी की बात करनी हो तो सिमिलर ट्रेंड मिल रहा होगा। देखिए, लिथियम का बाइकार्बोनेट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, तो इसकी तो हम बात नहीं करेंगे। तुम किसकी स्टेबिलिटी सोल्युबिलिटी की बात कर रहे होंगे? NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3। ठीक है, इन सभी को यार कंसिडर करते हुए हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे। नीचे जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, बोलो डिक्रीज कर रहा होगा। कैटायन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, एनायन तो ऑलरेडी बड़ा ही है,
तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नीचे मूव करने पर डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, दिस डिफरेंस डिक्रीजेस। ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा? ये डिक्रीज होगा। अगर ये डिफरेंस डिक्रीज होगा तो बोलो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इस डिफरेंस के साथ स्टेबिलिटी यार इनवर्सली रिलेटेड मिलती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अरे बड़ा एनायन बड़े कैटायन के साथ ही तो ज्यादा स्टेबल मिलेगा। अब ये बड़ा एनायन इसके साथ बड़ा कैटायन, यही तो ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा। तो डिफरेंस इनके साइज का नीचे जाने पर डिक्रीज हो रहा होगा। तो बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन अगर यार ज्यादा स्टेबल मिल रहा होगा, अच्छा लैटिस इनका मिल रहा होगा, तो ऐसे केस में आप क्या बोल दोगे? ऐसे केस में आप बोल दोगे डाउन द ग्रुप मूव करने पर इनके कार्बोनेट्स की, इनके बायकार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और स्टेबिलिटी के साथ साथ सोल्युबिलिटी भी। जो ट्रेंड कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सोल्युबिलिटी का मिलता है, वही ट्रेंड इनकी स्टेबिलिटी सोल्युबिलिटी का भी बोलो मिल रहा होगा। ठीक है, नोट कर लोगे? सोल्युबिलिटी का भी आपको यार सिमिलर ट्रेंड मिल रहा होगा। अब काफी सारे बुक्स में सोल्युबिलिटी के लिए LiHCO3 की बात कर रखी होगी। अब काफी सारे बच्चे कहेंगे सर ने मना किया, ये एग्जिस्ट तो करता नहीं है, फिर क्यों बात कर ली है? सोल्युबिलिटी की LiHCO3 को भी कंसिडर करते हुए बात कर रखी काफी सारे बुक्स में। इसके लिए एक और बात बताना चाहूंगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सोलिड स्टेट। ये सोलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इन एक्वस सॉल्यूशन इट कैन एग्जिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। एक्वस सॉल्यूशन में इसको पानी स्टेबलाइज कर देगा, तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट कर पाएगा। अरे पानी की भी तो इंटरेक्शन होंगी, तो पानी इसको स्टेबलाइज करके रखेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में LiHCO3 कैन एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इट कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या हम इसकी सोल्युबिलिटी की बात कर पाएंगे? हाँ, जब एक्वस सॉल्यूशन में मिल रहा होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी की बात हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर देखिए यार, स्टेबिलिटी और सोल्युबिलिटी दोनों ही ये प्रॉपर्टीज क्या कर रही होंगी? इंक्रीज कर रही होंगी। मजा आ गया? कार्बोनेट के बारे में, बायकार्बोनेट के बारे में ढेर सारी बातें मैंने आपको बता दी। कोई आपसे पूछे क्या बता दो? किसी मेटल का कार्बोनेट है और किसी मेटल का बायकार्बोनेट है, उनकी स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर दो। किसी मेटल का कार्बोनेट है और किसी मेटल का बायकार्बोनेट है, उनकी स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर दो। अरे बायकार्बोनेट तो और बड़ा हो गया, कार्बोनेट से बड़ा है ना ये, इसमें हाइड्रोजन और आ गया, और बड़ा हो गया। तो मुझे क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है MHCO3 और M2CO3 की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। मुझे तो ऐसा लगता है, आपका मुझे पता नहीं। ये क्या हो? दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन बिटवीन स्टेबिलिटी ऑफ metal carbonate and metal bicarbonate. metal carbonate metal bicarbonate की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना हो तो इस प्रकार से शानदार अंदाज में इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम कर पाएंगे। चलें आगे। चलिए ये सिलसिला अब यार नाइट्रेट्स की कहानी को बयां कर रहा होगा। नेचर ऑफ नाइट्रेट्स का नेचर हमें एक्सप्लेन करना होगा। मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी की बात करनी होगी। आपको बता दूं, मेटल नाइट्रेट अगर है लिथियम का, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है।
मेटल नाइट्रेट है लिथियम का, ठीक है, और मेटल नाइट्रेट है लिथियम के अलावा और मेंबर्स का। तो देखना मजा आएगा यहां पर। नाइट्रेट का साइज जो है ना यार, ये बड़ा होगा। तो क्या होगा ऐसे केस में, लिथियम का जो नाइट्रेट है ना यार, ये तो बड़े खतरनाक तरीके से डिकम्पोज होगा। क्यों? क्योंकि साइज में डिफरेंस ज्यादा है। साइज में डिफरेंस क्या है? ज्यादा है। लेकिन नीचे जाने पर लिथियम के अलावा और क्या मिल रहा होगा? सोडियम प्लस मिल रहा होगा। लिथियम प्लस के अलावा सोडियम प्लस मिल रहा होगा, पोटासियम प्लस मिल रहा होगा, सोडियम प्लस मिल रहा होगा, पोटासियम प्लस मिल रहा होगा। इस प्रकार से नीचे जाने पर बड़ा मेटल आयन मिल रहा होगा। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। ऐसे केस में, ऐसे हालात में नाइट्रेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। इन जनरल बात की जाए तो लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट तक जाएंगे तो डिफरेंस इन साइज जो है ये घट रहा होगा। अरे भैया नाइट्रेट तो बड़ा है ही, नीचे जाने पर कैटायन भी बड़ा मिलने लग जाएगा। तो बड़ा आयन बड़े आयन के साथ ज्यादा अच्छा लैटिस बनाएगा। तो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट एंड सोन, ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। तो नीचे जाने पर स्टेबिलिटी जो है, सोल्यूबल तो ये मिलते ही हैं, तो स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है ज्यादा अच्छा है। तो इनका स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है ये हमारे सिलेबस में, स्टेबिलिटी जो है डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज कर रही होगी। डिफरेंस बिटवीन, इस प्रकार से नीचे जाएंगे तो डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन, ये डिफरेंस डिक्रीज कर रहा होगा, जिस वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होगी। जरा सोचिए, इनको अगर गर्म किया जाएगा, लिथियम नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, सोडियम नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, तो क्या होगा? आप लोगों का शैतान दिमाग क्या कह रहा है? क्या कहता है आपका शैतान दिमाग? ये तो यार खतरनाक तरीके से तहस नहस हो रहा होगा। कौन? ये खतरनाक तरीके से कैसे तहस नहस हो रहा होगा? देख लो, ये बना रहा होगा Li2O NO2O2, ये बना रहा होगा Li2O NO2O2। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी यार इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है। ये इस प्रकार से पूर्ण रूप से डिकम्पोज हुआ तो इस प्रकार से कंप्लीट तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। इसकी डिकम्पोजिशन अधूरी होगी, क्योंकि कुछ हद तक तो स्टेबल है ना यार, कुछ हद तक तो स्टेबल है। अगर ये कुछ हद तक स्टेबल है, पूर्ण रूप से इसकी डिकम्पोजिशन नहीं होगी, तो ये डिकम्पोज हो रहे होंगे इस प्रकार से MnO2 प्लस O2। नाइट्राइट फर्दर डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है। यहां डिकम्पोजिशन कम हुआ है, वहां देखो ना यार, NO2 गैस भी बोल हुई है, वहां O2 के साथ साथ NO2 गैस भी बोल हुई है। यहां डिकम्पोजिशन ज्यादा हुआ, यहां केवल O2 गैस ही बोल हुई है। यहां डिकम्पोजिशन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो स्टेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? और इस NO2 के बारे में यार कुछ खास बातें चर्चा में रहती हैं। NO2 इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। NO2 के बारे में कुछ बातें सुन लो। NO2 का स्ट्रक्चर ये है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलता है नाइट्रोजन की खोपड़ी में। NO2 का स्ट्रक्चर ये है। NO2 इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इट इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लिखिए ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज विद कितने इलेक्ट्रॉन्स? अरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7 है प्लस 8 प्लस 8 विद 23 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? विद 23 इलेक्ट्रॉन्स। 23 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इट शोज पैरामैग्नेटिज्म, इट शोज पैरामैग्नेटिज्म। इसका पैरामैग्नेटिज्म मिलता है। इट हैज
रेडिश ब्राउन कलर, इसका रेडिश ब्राउन कलर है, इट हैज रेडिश ब्राउन और ब्राउन कलर। ऑन स्टैंडिंग it undergoes dimerization. After some time, it undergoes dimerization. It undergoes dimerization to form N2O4, stable N2O4 with even number of electrons। ठीक है, तो इसका जो पैरामैग्नेटिज्म है ये डिक्रीज कर रहा होगा, hence पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज कर रहा होगा। एंड ब्राउन कलर fades away, brown color fades away with the dimerization, ये NO2 जो है अपने जैसे दूसरे NO2 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होना चाहेगा, इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने की, और 46 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा। इस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्टिव होगा अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यार ये रिएक्ट हो रहा होगा। इस प्रकार से देखिए, जब ये कंबाइन हो रहे होंगे एक दूसरे के साथ, कंबाइन होने की वजह से N2O4 बनेगा, ये चीज बनेगी, N2O4 बनेगा, देखना ये चीज बनेगी, N2O4 with 46 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डायमैग्नेटिक स्पीसीज मिल रहे होंगे, विच आर कलरलेस, जो कि क्या है, जो कि कलरलेस है। इसका होता है ब्राउन कलर, ठीक है, ब्राउन कलर। इसमें मिलते हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, आपस में इन दोनों का मिलना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डाइमराइजेशन। इस प्रकार से ज्यादा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज, स्टेबिलिटी इस केस में इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन बोल रहे होंगे। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होंगे। चलें आगे फिर, चलिए, ये कहानी क्लियर है, तो आज के लिए लास्ट कहानी आपके सामने है, नेचर ऑफ सल्फेट की बात कर रहे होंगे। एक्सेप्ट Li2SO4 अदर एल्कली मेटल सल्फेट डू नॉट डिकम्पोज इवन एट हाई टेम्परेचर। यहां देख लो, स्टेबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी के ट्रेंड की बात करें तो सिमिलर ट्रेंड मिलता है, ठीक है ना यार। जैसे ट्रेंड आपको पहले मिल पाए हैं वैसा ही ट्रेंड यहां भी मिलता है। Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, इस प्रकार से आगे जाएंगे। डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये अगर डिक्रीज हो रहा होगा, इधर से इधर जाने पर बड़ा कैटायन होगा बड़े एनायन के साथ, इधर से इधर जाने पर बड़ा कैटायन मिल रहा होगा बड़े एनायन के साथ। देख लो, एनायन बड़ा है, अगर ऐसा है तो डिफरेंस बिटवीन बोलो, डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये डिक्रीज हुआ है।
कैटायन एनायन के साइज में जो डिफरेंस है, इस तरफ जाने पर इंक्रीज हुआ है, इस तरफ जाने पर बड़ा अगर कैटायन मिल रहा है तो डिफरेंस डिक्रीज हुआ है। इस तरफ जाने पर डिफरेंस डिक्रीज हुआ, इस तरफ आने पर इंक्रीज हुआ है। लेकिन हमें तो स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने की बात करनी है, मतलब डिफरेंस के डिक्रीज होने की बात करनी है। जब इस तरफ जाने पर बड़े एनायन के साथ बड़ा कैटायन मिल रहा होगा तो डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बोलो इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो ट्रेंड स्टेबिलिटी का मिल रहा है वैसा ही ट्रेंड यहां पर सोलिबिलिटी का भी मिलेगा। नोट कर लो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, कार्बोनेट में भी ऐसा ही हुआ, बाइकार्बोनेट में भी ऐसा ही हुआ, और अब सल्फेट में भी हम सेम कहानी देख रहे हैं। चलें आगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देखना चाहोगे इनको? देख लो। Li2SO4 को हीट किया जाए क्या होगा? Li2SO4 को हीट करें क्या होगा? Na2SO4 को हीट करें क्या होगा? K2SO4 को हीट किया जाए और नीचे वाले जो मेटल सल्फेट, इनको गर्म करने पर क्या होगा? देखिए, दीज आर स्टेबल मेटल सल्फेट्स। नीचे मूव करने पर हमें स्टेबल मेटल सल्फेट्स मिल रहे होंगे, स्टेबल मेटल सल्फेट्स हमें मिल रहे होंगे। हीट करने पर ये डिकम्पोज नहीं होंगे। हाँ, ये बिंदास डिकम्पोज हो जाएगा। किस प्रकार से डिकम्पोज हो रहा होगा ये आपको दिमाग लगाना है। जल्दी से इसका मुझे आप आंसर बता दो, इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखने वाली बात होगी, दिमाग लगाओ भाई। ये जरूरी नहीं है कि मतलब सब रिएक्शन मैं आपको बता दूं और वैसा ही कुछ आपको देखने को मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ सकता है। अरे कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो यार। सल्फेट को हीट करेंगे, साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो मुझे तो लगता है एक पॉसिबिलिटी तो ये है Li2O प्लस SO3 बन जाए। मिलाकर देखेंगे तो यही मिलेगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। लेकिन टेम्परेचर यार अगर 800 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हुआ, इफ टेम्परेचर इज मोर देन 800 डिग्री सेल्सियस, तो जो SO3 है ना यार, ये भी नहीं बच पाएगा। ऐसे तो टूटेगा ही, लेकिन जो SO3 बन रहा है ये भी फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा। इससे भी अगर ज्यादा टेम्परेचर हुआ, किस में डिकम्पोज कर जाएगा ये? SO2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। गर्म किया है, गर्म करने पर ब्रेक तो होगा, हाँ डिकम्पोज तो होगा, लेकिन अब ये देखना होगा SO3 बना है या SO2 बना है। ये कौन डिसाइड करेगा? SO3 बना है या SO2 बना है, कौन डिसाइड करेगा? टेम्परेचर कंडीशन। 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है तो यार SO2 बनेगा, कम है तो SO3 बनेगा। इस प्रकार से कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज की आज हमने कर ली है बात। आज का ये सेशन यहीं पर होगा कंप्लीट। अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में लिथियम, सोडियम, पोटासियम की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को जान रहे होंगे। देख लो, नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे? लिथियम की कुछ रिएक्शंस को जान रहे होंगे, सोडियम की काफी सारे रिएक्शंस को जान रहे होंगे, पोटासियम की रिएक्शंस को जान रहे होंगे। इसके अलावा हम एनोमलस बिहेवियर की बात कर रहे होंगे। लिथियम का होता है शरारती बिहेवियर, शरारती होता है लिथियम, बाकी मेंबर से कुछ अलग प्रकार से बिहेव कर रहा होगा लिथियम। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिथियम की बाकी मेंबर से डिफर करती हुई मिलती हैं, इसके बारे में आपको पता लगाना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, एनसीईआरटी बुक में जितना एल्कली मेटल्स के बारे में दिया है वो सारा कुछ आप पढ़कर आ जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में एल्कली मेटल्स वाले काम को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर उससे अगले सेशन में क्या होगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम स्टार्ट कर रहे होंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय, टेक केयर।